नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपल घाटी कॉलेज की ओर से। बेटा 12th बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मानव प्रजनन में, वो चैप्टर है आपका अब मानव का भ्रूण या परिवर्धन। यानी कि मानव जो महिला है, जो स्त्री होती है, उसमें किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार से भ्रूण विकसित होता है, निर्मित होता है, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अब एक्चुअली में ये डायग्राम क्या है, ये आपका ये दिख रहा है आपको, ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। और मैंने इसको पूरा नहीं बना के इसको आधा बनाया है, ताकि इस बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसे प्रॉपर तरीके से आ सके। तो मैंने इसकी 2 फैलोपियन ट्यूब की अपेक्षा मैंने सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब को ही दर्शाया है। और यहाँ पे ये दिख रहे हैं आप, ये बादाम शेप का, जो बादाम के साइज का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, रचना दिख रही है, ये क्या है आपकी, ये अंडाशय है, ये इसके स्नायु लिगामेंट हो गए। अब आपको थोड़ा शुरुआत से थोड़ा शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है कि जो मादा है, मादा को जो मुख्य अंग होता है वो अंडाशय होता है और उसी के अंदर ओवम या अंड का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में क्या होता है, जो जननिक उपकला की कोशिका है उसमें क्या होगा, उसके चारों ओर एक कोशिका का स्तर बन जाता है, एक पुटिका बन जाती है, इसे बोलते हैं प्रारंभिक पुटिका। इस पुटिका के अंदर एक छोटी सी डॉट दिख रहा है, उसे छोटा सा मान के चलो आपकी वो प्रारंभिक अंड कोशिका है। समझ पाए मेरी बात? शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपके अंडाशय में किस प्रकार से अंडे का निर्माण हो रहा है और वो अंडा किस प्रकार से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर वो शुक्राणु से मिलकर निषेचित होगा और निषेचित होने के बाद में किस प्रकार मादा के गर्भाशय में आरोपित होगा, यानी कि इम्प्लांट करेगा। तो यहाँ तक कि ये पूरे चरण मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्या है बेटा, ये अंडाशय आपको दिख रहा है, अंडाशय में प्रारंभिक पुटिका है, प्रारंभिक पुटिका विकास करेगी, इसमें कॉल्यूनर सेल्स या जो ऊतक है बन जाएगा, जिसे आप बोलेंगे फिर प्राथमिक पुटिका। प्रारंभिक पुटिका से प्राथमिक पुटिका बन जाएगी, जो कि प्रारंभिक पुटिका के अंदर जो मुख्य अंड कोशिका है उसके बीच में ये जो आपकी कोशिका है और मुख्य जो अंड कोशिका है, इनके बीच में एक पराभासी स्तर होता है, जिसे आप कहते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा का जो स्तर होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक यानी कि आरोपित होने तक, मादा के गर्भाशय में अंडे का आरोपण होने तक यह इसके साथ रहता है। जोना पेलुसिडा का स्तर जो है ये पराभासी स्तर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभिक पुटिका, उससे निर्मित हुई प्राथमिक पुटिका, उससे द्वितीयक पुटिका और उससे बनी परिपक्व ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका है, ग्राफियन फॉलिकल आपको याद आ रहा होगा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये ग्राफियन पुटिका का है। इसमें क्या है, मुख्य बीच में अंड कोशिका है, उसके चारों ओर क्या है, हरे रंग का जोना पेलुसिडा भी है, उसके चारों ओर आपको दिख रहा है ये आंतरिक थीका होती है। थीका मतलब एक स्तर है, ये आंतरिक स्तर है और ये बाहरी थीका है, यानी कि आउटर एक्सटर्नल थीका होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, ये जो दिख रहा है कोरोना रेडिएटा, एक्चुअली ये होता क्या है कि ये आपका जो जोना पेलुसिडा होता है और ये थीका की जो आंतरिक स्तर होता है, कोशिका का स्तर, दोनों मिलके बनाते हैं कोरोना रेडिएटा। ये चीज आपको याद रखेंगे। ये डायग्राम थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको क्लियरली, लेकिन हमने पढ़ा है बेटा पिछली क्लास में कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है, तो वहां पर आपको ढंग से ये हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं तो इसको पूरा करने के लिए थोड़ा रेफरेंस में आपको इसे बना के दे दिया है। मेरी बात समझ पाई? प्रारंभिक पुटिका से क्या बनी, प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक से द्वितीयक पुटिका और द्वितीयक से बनी भैया ग्राफियन पुटिका। ये क्या है बेटा, ग्राफियन पुटिका। मैंने नाम नहीं लिखे हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नाम लिखूंगा तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है। आपको लिखना है, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आपको अधिक से अधिक उसको नामांकित करने की कोशिश करनी है। ठीक है, गलत नाम नहीं लिखना है, ठीक नाम लिखना है और उसको नामांकित करने की कोशिश करनी है। ग्राफियन फुटिका फटी, रप्चर हुई, कब होता है ऐसा? थोड़ा याद करो बेटा पीछे मेंस्ट्रुअल या रजोस्राव वाले चक्र में कि जब महावारी का लगभग 14वां दिन होता है उस दौरान होता है अंडोत्सर्ग, यानी कि ग्राफियन फुटिका फट जाती है और अंडा उससे बाहर निकलता है। अंडा कौन सा? उसे वो है द्वितीयक अंडकोशिका है फिलहाल में। तो ये जो ग्राफियन फुटिका है 14वें दिन क्या होता है? फट जाती है और ये फट के इसका अवशेष बचता है और ये जो चीज है बीच की द्वितीयक अंडकोश के ये निकल के बाहर पहुंच जाती है। बस समझ पाए? द्वितीयक अंडकोश का बाहर पहुंच गई। अब ये शेष बची हुई चीज है इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, या इसको येलो बॉडी भी कहा जाता है, पीत काय भी बोलते हैं इसको। ये कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है और कुछ समय बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, निषेचन नहीं होता है, तो ये और सिकुड़कर छोटा हो जाता है और बहुत छोटा होकर क्या कहलाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, और इसको हम श्वेत बॉडी भी कहते हैं, यानी कि व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। मैंने बताया था बेटा पिछले लेक्चर्स में आपको कि अगर हम किसी एजिड महिला का ओवरी काट के, अंडाशय काट के देखते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स देखने को मिल सकते हैं और वो डॉट्स क्या होते हैं? आपके कॉर्पस एल्बिकेंस ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओवरी में यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रारंभिक गुटिका की तो ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो एक जगह पड़े ही होते हैं, एक जगह ही होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से बढ़ता रहेगा आगे की, एक जगह पड़े ही होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने अब क्या सीखा? ये बनी प्रारंभिक गुटिका, द्वितीय ग्राफिक गुटिका फट जाती है, अंडा रिलीज हो जाता है। अब ये जो चीज है फैलोपियन ट्यूब की, ये आपको दिख रहे हैं ओवरी की समान रचना है। मैंने कहा था कि ये झालरदार होते हैं, कीप नुमा रचना बनी हुई है, यहाँ से चौड़ी है, पीछे थोड़ी पतली है क्या नहीं है? तो ये क्या है? ये फैलोपियन नलिका का अगला रीजन होता है, फिम्बरी होती है और ये फिम्बरी क्या होती है? अंडे को पकड़ने में सहायता करती है। अब एग इनकी वजह से पकड़ लिया जाएगा और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर क्यों जाएगा? मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी जो ग्राफियन गुटिका है इसके अंदर उंगली के समान प्रवर्त निकले होते हैं जिनमें कि किरमाणुकुंचन होते हैं और उन किरमाणुकुंचन की वजह से यह अंडे को आगे की ओर धकेलने में सहायता करते हैं। तो यह द्वितीय अंडकोश का बाहर आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्वितीय अंडकोश का यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर हरे रंग का जोना पेलुसिडा का जो स्तर है वो अभी भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा? यह किरमाणुकुंचन की वजह से थोड़ा और ऊपर की ओर जाएगी और यह होता है तुम्बिका, यानी कि एम्प्यूरा रीजन या तुम्बिका क्षेत्र इसको बोलते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में जो शुक्राणु होता है वह इस द्वितीय अंडकोशिका से आके जुड़ता है। तो ये वजाइना का रीजन है, यहाँ से पेनिस अंदर जाएगा, सीमन रिलीज होगा, वीर्य स्खलित होगा और वो शुक्राणु दौड़ लगाते हुए, रेस करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए तुम्बिका रीजन तक पहुंच जाते हैं। और तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचने पर जो आपकी द्वितीय अंडकोशिका है उससे एक शुक्राणु जुड़ता है। तो आपको ये तो पता ही है कि नर शुक्राणु को नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु। मादा युग्मक आपका ये हो गया। अब दोनों मिल जाएंगे, दोनों संलयन हो जाएंगे तो क्या होगा? निषेचन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया? निषेचन हो गया। ये मैंने लाल रंग का शुक्राणु दिखाया आपको कि शुक्राणु बाहर से आया और आपके द्वितीय अंडकोशिका से या अंडकोशिका से आगे जुड़ गए। अब जब ये दोनों युग्मक मिल गए तो निषेचन होगा और निषेचन के बाद में क्या होता है? आप सबको पता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये युग्मनज बन गए। ये क्या है बेटा? ये युग्मनज है। देखो हरे रंग की जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये जोना पेलुसिडा का स्तर है और ये इस पे लगा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैंने देखो इसमें दो केंद्रक हो गए। एक तो मादा केंद्रक तो पहले से अंडकोशिका के अंदर था ही, लेकिन जो शुक्राणु का जो जेनेटिक मैटर होता है, केंद्रक होता है, वो भी इसके अंदर पहुंच गया। लेकिन मैंने यहाँ पे प्राक केंद्रक लिख रखा है, प्राक केंद्रक, मादा प्राक केंद्रक। कहो से प्राक केंद्रक क्या होता है? देखिए जो मुख्य केंद्रक होता है, अगर उसकी झिल्ली, उसकी जो चारों ओर झिल्ली होती है
वह खत्म हो जाती है निषेचन से पहले, जिससे कि आसानी से दोनों संलित हो सके। तो उस अवस्था में इन केंद्रकों को हम प्राक केंद्रक कहते हैं। तो शुक्राणु से जो मिला वो नर का प्राक केंद्रक हो गया, और मादा में जो ऑलरेडी है पहले से, वो मादा का प्राक केंद्रक हो गया। कोई परेशानी किसी को? तो दोनों प्राक केंद्रक मिले भैया, और मिलके क्या होगा, निषेचन। देखो यहाँ नहीं होगा निषेचन, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा निषेचन। ये निषेचन बेटा यहाँ पे होगा, और निषेचन होने के बाद में ये निषेचन यहाँ पे हो जाएगा, होने के बाद में युग्मनज बन जाएगा। इसमें दो केंद्रक हैं, यानी कि द्विगुणित बन जाएगा, डिप्लॉयड कोशिका होती है। अब समझ पाए मेरी बात? हम कहाँ से शुरू किया था? प्रारंभिक कुटिका से द्वितीयक कुटिका, प्रारंभिक कुटिका से प्राथमिक कुटिका, द्वितीयक कुटिका, ग्राफिक कुटिका वो फट जाती है, अंडकोश का बाहर निकल जाती है, फिमरी पकड़ के इसको ऊपर की ओर धकेल देती है, तुम्बिका क्षेत्र में शुक्राणु आके से मिल जाता है और निषेचन हो जाता है। कोई बात, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका युग्मनज बना है, इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर करीब में होता है, और इसके चारों ओर जोना पेलोसिडा की लेयर बेटा लगी ही रहती है। अब क्या होगा? विदलन। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं प्रावस्थाएं बहुत सारी, युग्मक जन्म पढ़ा था हमने, उसके बाद में निषेचन पढ़ा था, और उसके बाद में क्या है? विदलन है। तो यहाँ से विदलन शुरू हो जाएगा। तो युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब विदलन क्या होता है? विदलन बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती रहती है। लेकिन एक मुख्य अंतर क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है ना, कि समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो अपने आकार में वृद्धि करती हैं, फिर जाके दोबारा वो विभाजित होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हर बार कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती रहेगी, लेकिन उनका जो आकार है वो वृद्धि नहीं करता है। आकार जितना, मतलब 1 से 2 बनी है तो वो 2 छोटी छोटी ही बनेंगी, और 2 से 4 बनेंगी तो वो और छोटी छोटी बन जाएंगी। मतलब आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जोना पेलोसिडा की लेयर ऊपर लगी हुई है, ये इसको बढ़ने नहीं देती। आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, अगर यहाँ पर ये जोना पेलोसिडा की स्तर जो अगर इससे हट जाता है तो क्या होगा बेटा? एक तो ये इम्प्लांट नहीं तो हो सकता है। अगर ये जोना पेलोसिडा का जो स्तर है ये इससे हट गया, तो ये जो आपका निषेचन होने के बाद में जो बनती है ये ब्लास्ट मोरल ब्लास्टुला, ये आसानी से आपके इसी फैलोपियन ट्यूब में ही या फैलोपियन नलिका पे ही आके आरोपित हो जाएगी, जो कि गर्भाशय में होना चाहिए था। और अगर बच्चे का आरोपण यहाँ हो जाएगा गर्भ का, और गर्भ यहाँ पे परिपक्व होगा, विकास करेगा, तो ये इतनी जगह नहीं होती है नलिका के अंदर कि वो किसी गर्भ को सहन कर सके, और ये डेंजर होता है, बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे गर्भ नहीं रह पाता। तो जोना पेलोसिडा की लेयर का मुख्य काम क्या है कि उस जो आपका जाइगोट के बाद में जितना आकार है उस कोशिका का उतना ही रहेगा, चाहे कोशिका की संख्या उसमें कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। तो जाइगोट यानी युग्मनज बना। अब उसके बाद में इसमें से 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये जो कोशिकाएं बनती हैं इनका नाम है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर बोलते हैं कोशिका। 2 कोशिकाएं बनी, विदलन हुआ, 2 से 4 कोशिकाएं बनी, अब एक 4 ब्लास्टोमियर बन गए, फिर विदलन होगा, 4 से 8 कोशिका बन जाएंगी, मतलब 8 विदलन बन जाएंगे, और फिर उसके बाद में 8 से 16 कोशिका बन जाएंगे, यानी कि 16 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ब्लास्टोमियर की, जिसमें 16 कोशिका बन जाती हैं, इसे बोलते हैं मोरूला। अब मोरूला का नाम क्यों दिया गया है? मोरूला वर्ड लिया है बेटा मलबरी से। मलबरी होती है सहतूत का फल। आपने सहतूत खाया होगा, उसे गौर से देखना, छोटे 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 गोलाकार कोशिकाएं या दाने से लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दिखता है, और यह ठोस होता है, यह खोखला नहीं होता अंदर से। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है लेकिन ठोस होती है अंदर से, और जैसे सहतूत का फल दिखता है बिल्कुल ऐसे ऊपर से दिखता है। ठीक है। तो निषेचन के एक चीज और याद, निषेचन के लगभग 24 घंटे बाद विदलन शुरू हो जाता है, और विदलन करते करते लगभग 4 से 6 दिन में ये मोरूला बन जाता है। अब मोरूला बन गया। मोरूला अभी भी आपका किस जगह बना है? फैलोपियन नलिका में बना है। अब यहाँ से ये आगे की ओर गर्भाशय में आएगा, और गर्भाशय में मैंने बताया था आपको कि 3 स्तर होते हैं। जो सबसे अंदरूनी स्तर होता है, जो कि रजोधर्म में
गर्भवती या गर्भ नहीं फैलने पर जो हर महीने रजोस्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है वो होता है मुख्य आपका अंदर वाला अंतः गर्भाशय स्तर बोलते हैं या एंडोमेटेरियम स्तर बोलते हैं। तो मैंने आपको ये लाल रंग से दिखा रखा है, ये आपका एंडोमेट्रियम स्तर है। अब ये एंडोमेट्रियम स्तर ऐसा है कि हर बार ये रजोस्राव में रिलीज होता है, लेकिन इस बार निषेचन हो गया है तो ये मोरूला बना है 16 कोशिकाओं का। अब ये गर्भाशय की जो ये गुहा है, जो गर्भाशय की जगह है, इसमें एंट्री करेगा। अब यहाँ से ये नीचे की ओर आ जाएगा। अब इसमें कुछ और खास परिवर्तन होने, देखो विदलन फिर से होना है तो 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन एक खास तरह का अरेंजमेंट होगा, खास तरह से व्यवस्था होगी कोशिकाओं की। और वो व्यवस्था क्या होगी बेटा, एक चारों ओर एक तरह की कोशिकाओं की परत बन जाएगी और बीच में से थोड़ी जगह होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बीच की जो कोशिकाएं एक साइड में होनी शुरू हो जाएंगी। आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई फुटबॉल मान के चलो कि फुटबॉल की तरह दिखती है, बिल्कुल ऊपर से एग्जैक्ट वही दिखती है, लेकिन अंदर से वो खोखली है और अंदर से एक सिरे पर उसकी कुछ कोशिकाओं का समूह वहां पर जुड़ गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ब्लास्टूला। समझता मेरी बात को? यहां से क्या हुआ, ये निकला, निषेचन हुआ, मोरूला बना, मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा। अब ये ब्लास्टूला का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ये जो कोशिका है चारों ओर की कोशिकाओं को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो का मीन्स ये होता है इंग्लिश में पोषण लेने की विधि से, तो यानी कि ट्रोफो का मतलब क्या, पोषक। ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पोषकोरक कोशिकाएं भी कहते हैं, लेकिन आप लोग पोषकोरक की अपेक्षा ट्रोफोब्लास्ट याद रखना, क्योंकि आप कभी भी कुछ ही पढ़ेंगे आगे, चाहे आप MBBS पढ़ेंगे, चाहे आप BMS पढ़ेंगे, चाहे फार्मेसी पढ़ेंगे, आपको ट्रोफोब्लास्ट इंग्लिश में याद पढ़ना पड़ेगा मोस्टली, तो ट्रोफोब्लास्ट आप याद रखेंगे। समझ पाए मेरी बात को? जब मोरूला में विदलन हुआ, 32 कोशिकाएं बनी, चारों तरफ एक कोशिका का स्तर बन गया जिसको पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर की ओर एक कोशिकाओं का समूह एक जगह इकट्ठा सा हो जाता है और इसे बोलते हैं भीतरी कोशिकीय पिंड। भीतरी कोशिकीय पिंड या अंग्रेजी में बोले तो इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास इसको कहा जाता है। इसकी क्या खास बात होती है, इनर सेल मास ही बेटा वो कोशिकाएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देंगी आगे। बच्चे के विकास होने में, बच्चे के निर्माण होने में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का कोई काम नहीं होता है। हाँ, और काम होता है इसका, जैसे जो बच्चा गर्भ में होता है तो उसके चारों ओर जो स्तर बनता है, जो आवरण बनता है, वो आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी। इसके अलावा अपरा देखा, प्लेसेंटा, वो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती है। ठीक है, तो वो काम ट्रोफोब्लास्ट करेगी, लेकिन जो बच्चे का पूरा निर्माण होना है कि उसका सर, हाथ, पैर, दिल, फेफड़े, हड्डियां जो बनना है, वो सब किससे बनेंगी, आपकी इनर सेल मास यानी कि भीतरी कोशिकीय पिंड से। अब बेटा ये भीतरी कोशिकीय पिंड जो है, अब देखो ब्लास्टूला गर्भाशय की गुहा के अंदर आ गया है, यूटेरस की कैविटी में आ चुका है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से यूटेरस के अंदर एक गर्भाशय दुग्ध होता है जिसके अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये गर्भाशय दुग्ध को अपनी ओर संचित करेगा, उसे अवशोषित करेगा। ठीक है, अवशोषण करने के बाद में क्या है, इसमें कुछ लाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं, विघटनकारी एंजाइम्स भी होते हैं जो कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर को फोड़ देते हैं और इसमें अंदर की ओर धंस जाते हैं। देखो यहाँ पे अंदर घुसा हुआ दिखाया है, ये पूरा लाल रंग का एंडोमेट्रियम स्तर है और ये जो ब्लास्टूला बना था ये बिल्कुल इसके अंदर धंस चुका है इस वक्त। तो ब्लास्टूला गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धंस चुका है और यहाँ पे ये अपना विकास करना शुरू करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा जान लीजिए, चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट हो गया है। अब आप एक बात ध्यान देना, यहां से लेके और यहां तक हरे रंग की आपको एक लेयर दिख रही है जिसका नाम बोल रहा हूं बार बार, जोना पेलुसिडा। क्यों? क्योंकि यह इसके साइज को नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन अब जब गर्भाशय में इसका आरोपण हो चुका है युग्मनज का या हम कहेंगे ब्लास्टूला का, तो अब इसको बढ़ना है, मतलब इसका विकास होना है, बच्चे का हार्ट बनना है, हाथ पैर बनने हैं। तो इस समय जो है ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर है या स्तर जो है जोना पेलुसिडा, वो घट जाएगी या खत्म होना शुरू हो जाती है या खत्म हो ही जाती है। जब खत्म हो जाएगी तो इसका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ पाए मेरी बात को? तो ये भीतरी कोशिकीय पिंड है,
इसमें एक और जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं ICM या इसको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ही एम्ब्रियो का विकास होना है, इसके अंदर स्टेम सेल होती है। ठीक, बाकी जो आपको खाली जगह दिख रही है, खाली जगह मतलब ब्लास्टोसील कहते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसमें 100 से ज्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी भी साइज इसका वही है, जो यहां से चला था वही साइज इसका अभी भी यहाँ है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर से जोना पेलुसिडा की लेयर हट जाएगी ना, तभी इसका विकास होना शुरू हो जाएगा, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा की स्तर हटता है तो यहाँ पे एक हार्मोन्स का स्रावन होता है या हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है HCG। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन का नाम है बेटा, और ये हार्मोन जब निकलेगा तो एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज हिंदी में क्या बोलते हैं, समाचार जाएगा। कहां पर? इस कॉर्पस ल्यूटियम के लिए रक्त के द्वारा कहा जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम तक एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा और ये कहेगा कि भैया कॉर्पस ल्यूटियम अब आप लगातार प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने वाले हार्मोन्स बनाते रहो, जैसे प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा? ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता रहेगा, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है यह सेफ रहेगी। और इस दौरान जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रजोस्राव तो हो ही नहीं सकता जब तक कि बच्चे का बर्थ या उससे आगे नहीं हो जाए। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही आरोपण होता है ब्लास्टुला का गर्भाशय गुहा के अंदर, तो उसकी रजोस्राव या रजोधर्म भी बंद हो जाते हैं उस महिला के, और इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल डोंट वरी, एक लंबी सी सांस लो, गहरी सी, थोड़ा सा और देखो। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने शुरुआत करी है अंडाशय से कि किस प्रकार एक प्राथमिक अंडकोश का प्रारंभिक पुटिका से बढ़ती हुई धीरे धीरे द्वितीय अंडकोश का तक पहुंच बनकर कॉर्पस ल्यूटियम से फटेगी ना, यहाँ से यहाँ बनकर निषेचन करती है शुक्राणु से, और उसके बाद लगातार विदलन की प्रक्रिया करते हुए किस प्रकार से गर्भाशय के स्तर पर आकर आरोपित हो जाती है। इतना हमने आज पढ़ा है। कोई किसी को डाउट हो तो बेटा मुझसे कॉलेज में आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने दिखाई आपको कि किस प्रकार से होता है। कुछ वीडियो ज्यादा लंबी होगी, इतना ही, बाकी कभी